हेलो गाइस, सीडीपी बाय निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है बच्चे। और आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होगे बच्चे। और आज हमारा जो सी टेट में न्यू टॉपिक हैगा बच्चे, वो हैगा हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अधिगम अक्षमता पर आज हम बात करेंगे बच्चे। क्योंकि एग्ज़ाम में अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैगा बच्चे ये। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका सीडीपी में तो हेल्प करेगा ही बच्चे ये टॉपिक, लेकिन आपका जो हिंदी पैडागोजी हैगी, मैथ पैडागोजी हैगी बच्चे, और आपका इंग्लिश पैडागोजी में भी, ठीक है, और आपका ईवीएस पैडागोजी में भी एक एक क्वेश्चंस यहाँ से बनता है बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेकर। ठीक है, तो अपने आप में 3 से 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चे। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके कंसेप्ट को अच्छे से देखते हुए चलेंगे बच्चे, और कुछ मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं और उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे बच्चे। ठीक है, और आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो तो बच्चे आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आप डलती है तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना बच्चे। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा जो मोटिवेशन थॉट रहेगा, और अपने मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे बच्चे। तो बच्चे हमारा जो मोटिवेशनल थॉट हैगा आज का, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल, आज खामोशी से पढ़ लीजिए और कल अपनी सफलता की हमें कहानी लिखनी है। इसी जोश और उत्साह के साथ बच्चे हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे जय हिंद जय भारत के साथ। आइए बच्चे, अपने आज का टॉपिक हम अब अच्छे से देखते हैं। जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैगा बच्चे, उसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे, समझ के साथ चलेंगे, कंसेप्ट को तैयार करते हुए चलेंगे बच्चे। ठीक है, आइए। तो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे आज हम अपने टॉपिक में। जो आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैगा, इसकी बात करें तो बच्चे हमें जो इसके बैकग्राउंड में हम जाकर देखें तो बच्चे आपको पता चलेगा कि इस टर्म का यूज़ सबसे पहले बच्चे किसने किया था। तो अगर हम इस टर्म की बात करें तो सबसे पहले बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि एल और डी का, इस टर्म का यूज़ सबसे पहले सैमुअल किर्क ने बच्चे 1963 में किया था। कब किया था? सैमुअल किर्क ने 1963 में किया था। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए। तो 1963 में बच्चे सैमुअल किर्क थे, ठीक है, उन्होंने एलडी यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता का प्रयोग किया था। ठीक है, और आज बच्चे अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो इसे आज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज इसको किसके नाम से जाना जाता है बच्चे? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के नाम से आज इसको जाना जाता है। ठीक है, और हम इसके, क्योंकि इसमें कोई एक विकार नहीं होता बच्चे, और इसको हम विकारों का समूह मानते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक ही विकार नहीं रहता है, इसमें हम बहुत सारे समूह देखते हैं विकारों के, डिसऑर्डर के। ठीक है, और बच्चे अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें थोड़ा सा, देखिए अभी हमने देखा कि भाई ये टर्म कहाँ से निकल कर आई, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? 1963 में, यानी कि 1963 में एक सैमुअल क्रिक नाम के व्यक्ति ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी मीनिंग की, यानी कि जो आपका अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, तो बच्चे यहाँ पर दे रखा है कि अगर हम इजी वे में समझें तो लर्निंग डिसेबिलिटी 2 अलग अलग शब्द है कि बच्चे, जिसमें एक तो है आपका लर्निंग और एक है आपका डिसेबिलिटीज़।
ठीक है, एक है आपका लर्निंग और एक है आपका डिसेबिलिटीज़। ठीक है बच्चे, दोनों मिलकर बने हो रहे, लेकिन लर्निंग शब्द यहाँ पर इनका मीनिंग क्या है, सीखना। ठीक है, टू लर्न, है ना। लर्निंग शब्द का यहाँ पर मीनिंग दे रखा बच्चे सीखना, और डिसेबिलिटी से मतलब है, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी, है ना। तो कमी हैगी या सीखने की एबिलिटी में कमी। ठीक है, डिसेबिलिटी मीन्स किसी चीज़ में कमी, या कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसमें किसी चीज़ की एबिलिटी की कमी है, ठीक है, तो उसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सीखने की कमी एक न्यूरोलॉजिकली, देखिए बच्चे आप इसको नोट डाउन करते हो चलना, देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि सीखने की कमी एक न्यूरोलॉजिकली यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी प्रॉब्लम है बच्चे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक प्रॉब्लम है जो संदेश भेजने, ग्रहण करने, यानी कि हमारे माइंड तक, हमारे ब्रेन तक मैसेज भेजती है, और उसे प्रोसेस करने की एक मस्तिष्क की क्षमता या योग्यता को क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, प्रभावित करती है। ओके, और सीखने की कमी से जूझ रहे बच्चे को, यानी कि आपने देखा होगा पढ़ने और लिखने, बोलने, यानी कि इमोशन, संवेग आपके समझने, और गणित के सवाल जैसे फॉर्मूले, जिसको हम डिसकैलकुलिया, है ना, डिसलेक्सिया, ये सारी डिसेबिलिटीज़ वहाँ पर उस बच्चे को देखने को मिलती है उसमें। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ मानी जाती है आज के उसमें देखा जाए। ठीक है बच्चे, तो ये कंसेप्ट थे आपके, इसका मीनिंग था, और सामान्य कंसेप्ट आदि को समझने में समस्या आ सकती है, जैसे कि कई बार देखा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ साथ बच्चे में ADHD भी, यानी कि ADHD की फुल फॉर्म क्या बनती है बच्चे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ठीक है, तो ADHD किस बच्चे को होता है बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखें तो उन बच्चों को देखने को ज़्यादा मिलता है जहाँ पर इसमें होता क्या है, अगर हम ये देखें तो बच्चे ज़्यादा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट बहुत कम कर पाते हैं, और अटेंशन बहुत कम दे पाते हैं। अगर आप बच्चे को कोई काम बता रहे हो, अगर आप बच्चे को कोई काम बता रहे हो, तो बच्चा अगर उस काम को कर रहा है ठीक है, पर लेकिन अगर उस काम को ज़्यादा वक्त हो गया हो तो बच्चा भूल जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उस काम को याद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका अटेंटिव बहुत कम रहता है, वहाँ पर बच्चे ने बहुत कम ध्यान दिया होता है। ठीक है, तो ये ADHD वहाँ पर देखने को मिलता है बच्चे में। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा मीनिंग किसका, LD का, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता का बच्चे। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हमें क्या दे रखा है, एक बारी अच्छे से देख लेते हैं हम। ओके, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये आपके टाइप्स होते हैं बच्चे। ठीक है, जो हमें नेक्स्ट वाली स्लाइड पर दे रखा, हाँ जी ये रहा। तो बच्चे टाइप्स दे रखे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के। अगर हम टाइप्स को देखें बच्चे, आप अपने नोट बनाते हुए चलना और इसको लिखते हुए चलना बच्चे, ये टेबल आपके लिए बनाई गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैंने इसके आगे कुछ टर्म दे रखी है बच्चे और उस टर्म को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इसको देखते हुए चलना बच्चे। जो फर्स्ट टाइप हैगा हमारा, ये टाइप्स हैगे, जैसे कि फर्स्ट टाइप है डिसलेक्सिया, सेकंड दे रखा बच्चे हमें डिसकैलकुलिया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बच्चे थोड़ा सा छोटा रह गया है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, थोड़ा सा बड़ा रखूँगा इसका साइज़। ठीक है, आज मैनेज कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा साइज़ छोटा हैगा, आगे से मैं इसका नॉर्मल साइज़ मीडियम रख लूँगा। ठीक है बच्चे, तो आज थोड़ा सा बाय मिस्टेक से हो गया है ये। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट था डिसलेक्सिया, सेकंड था हमारा डिसकैलकुलिया बच्चे, और थर्ड हमारा डिसग्राफिया हैगा, और फोर्थ हमारा डिस्प्रेक्सिया जो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, और आपका फोर्थ जो दे रखा डिसअफेजिया हैगा बच्चे, जिसको अफेजिया भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट का हमें दे रखा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अगर हम एक एक को अब हम
लर्निंग इसकी डिसेबिलिटीज़ को देखते चलेंगे बच्चे और उसको समझते चलेंगे। ठीक है, अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें बच्चे, अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो इसमें डिफ़िकल्टीज किस में आती है, यानी कि प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम होती है हमें रीडिंग से संबंधित। ठीक है, रीडिंग से संबंधित मिलती है यहाँ पर प्रॉब्लम, और आपकी राइटिंग से, स्पेलिंग से, स्पीकिंग से। यानी कि जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होगा तो उस बच्चे में क्या देखने को मिलेगी, रीडिंग की समस्या, राइटिंग की, लिखने की समस्या देखने को मिलेगी, और उनकी वर्तनी जिसको हम स्पेलिंग बोलते हैं बच्चे। ठीक है, जिसको हम स्पेलिंग बोलते हैं, तो स्पेलिंग को क्या बोलते हैं, वर्तनी। ठीक है, और वर्तनी को अशुद्ध लिखता होगा बच्चा, जिस जैसे कि वोज को 100 बना देगा, 9 को 6 बना देगा, ऐसे लिखेगा। ठीक है, तो स्पीकिंग यानी कि बोलने में कुछ अलग डिफरेंट तरह से बोलेगा। ठीक है, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी, कौन सी, तारे ज़मीन पर बच्चे, तारे ज़मीन पर ईशान अवस्थी नाम का एक लड़का था उस मूवी में बच्चे। तो उसमें एक डिसएबिलिटीज़ थी उस बच्चे को। ठीक है, तो डिसलेक्सिया थी बच्चे उसको, क्योंकि वो लिखने में प्रॉब्लम करता था, बहुत ज़्यादा उसकी मिस्टेक पाई जाती थी। इस वजह से उसके टीचर्स जो थे, इस वजह से बच्चे जो उसके टीचर थे उसकी पिटाई भी करते थे, है ना। तो किसी बच्चे ने देखी होगी मूवी तारे ज़मीन पर। ठीक है, तो उसको वहाँ पर क्या था, उस बच्चे को, ईशान अवस्थी को वहाँ पर उसको डिसलेक्सिया था। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ थी उसको। ठीक है, तो क्योंकि, और इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है बच्चे, रीडिंग की, राइटिंग की, और स्पेलिंग और स्पीकिंग की बच्चे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पर चलते बच्चे, डिसकैलकुलिया। अच्छा, डिसकैलकुलिया बच्चे, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन किससे रिलेटेड होती है बच्चे, कैलकुलेशन होती है आपकी मैथमेटिक्स। यस, गणित से संबंधित होती है बच्चे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है आपकी डिसकैलकुलिया। जिस बच्चे को डिसकैलकुलिया होगा, यानी कि वो बच्चा मैथ से रिलेटेड कोई वहाँ पर प्रॉब्लम को देख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा मैथ्स प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड यूजिंग मनी। ठीक है, कुछ मैथ्स से रिलेटेड वहाँ पर बच्चे के थॉट्स जो होंगे वो अच्छे से, और उसके कंसेप्ट अच्छे से तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चा डिसकैलकुलिया बच्चे को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जो डिसकैलकुलिया जो रिलेटेड होती है बच्चे, वो मैथ्स से रिलेटेड मानी जाती है। ठीक है, आपसे पेपर में ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चंस ऐसा आ जाता है कि जो मैथ से रिलेटेड होती है उस डिसेबिलिटीज़ को, उस अधिगम को क्या बोला जाता है, उस अधिगम अक्षमता को क्या बोला जाता है, तो आप बोल देना वहाँ पर डिसकैलकुलिया। ठीक है, अगर आपसे लिखने में, अगर आपको लिखने में कोई समस्या हो और आपको कोई बोलने में कोई शब्द आपसे बोला नहीं जा रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा बच्चे। तो वहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग से संबंधित होएगा। ठीक है, और डिसकैलकुलिया बच्चे, डिसकैलकुलिया आपका मैथमेटिक्स से, क्योंकि कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, आपको जोड़ कर चलना। ठीक है, ऐसी ट्रिक लेकर चलिए जैसे जिस तरह से आपको याद हो जाए बच्चे। डिसकैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड होएगा। ओके ओके, तो आपका थर्ड हैगा बच्चे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो दे रखा है, यानी कि ग्राफ। ग्राफ आपने मैथ्स की क्लास ली होगी, और जब आपने मैथ्स क्लास देखी होगी तो वहाँ पर ग्राफ का यूज़ करते थे बच्चे हम। और ग्राफ का यूज़ करते थे तो ग्राफ क्या होते हैं, बनाते हैं। तो ग्राफ से याद हो गया, ग्राफ मीन्स ड्रॉ करना। यानी कि ये डिस्ग्राफिया जो हैगा वो किससे संबंधित होएगा, लिखने से। तो ग्राफिया मीन्स लिखना। जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी ऑफ राइटिंग या डिफ़िकल्टी विद राइटिंग, तो राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो बच्चे में, लिखने में, तो उसमें
कौन सी डिसेबिलिटीज होगी वहां पर? डिसग्राफिया। ओके, डिसग्राफिया बच्चे को वहां पर प्रॉब्लम होगी। ओके बच्चे, बच्चे नोट इसको नोट करते हुए चलना बच्चे, ताकि पेपर में आप रिवीजन कर सको इसका एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो आपका ये डिस्ग्राफिया भी हो चुका है बच्चे। ठीक है, आगे आपका दे रखा है कौन सा? डिस्प्रेक्सिया, यानी कि आपकी सेंसरी जो आपकी सेंस हैगी उससे रिलेटेड होएगा बच्चे। ठीक है, इंटीग्रेशन डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो बच्चे जो आपका डिस्प्रेक्सिया हैगा बच्चे, वो किससे रिलेटेड होएगा? आपका मोटर स्किल से। ठीक है, मोटर स्किल से आपका डिस्प्रेक्सिया रिलेटेड होगा, जो आपकी मोटर स्किल हैगी हाथों की। ठीक है, कोई भी आप जैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, अपनी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल कर रहे हो अपनी बॉडी पर। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉब्लम विद हैंड आई, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, मैनुअल डेक्सिट्रिटी। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होएगी। तो किसी बच्चे को इसमें बैलेंस में, कंट्रोल में प्रॉब्लम हो रही है, कोऑर्डिनेशन में, तो वहाँ पर बच्चे आपको क्या होएगा? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, जो हमारी मोटर स्किल से रिलेटेड होती है। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे को पेन पेंसिल पकड़ने में कंट्रोल करना बहुत कम आता हो अपनी बॉडी पर। ठीक है, चलने में दिक्कत हो किसी को। ठीक है, पेन पेंसिल पकड़ने में कई बारी आपने देखा होगा, देखिए कई बारी आपने देखा होगा कोई बच्चा हैगा उसको पेंसिल पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पेन पकड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस हालात में उसका जो वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी कि बैलेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, एक तरह से तो उसको मोटर स्किल में उसकी प्रॉब्लम है। और उस हाल में उसको क्या क्या है अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें डिसेबिलिटीज़ के, तो उसको डिस्प्रेक्सिया कह देते हैं। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया उसको डिसेबिलिटीज़ है। ओके, तो आपका डिसलेक्सिया हो गया बच्चे, डिसकैलकुलिया होगा, डिसग्राफिया हो गया, और आपका डिस्प्रैक्सिया हो गया। ठीक है, होपफुली बच्चे आपको पसंद आ रहा होगा सेशन, और समझ में भी आ रहा होगा बच्चे। रटना बिल्कुल भी नहीं है इसको, कंसेप्ट अच्छे से कंसेप्ट याद रख रो, ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहा हो बच्चे। ठीक है, आराम से चल रहा हो ताकि आप अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, और नोट डाउन जरूर करते चलना। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। आपका जो नेक्स्ट दे रखा है डिसअफेजिया, जिसको हम अफेजिया भी बोल सकते हैं, डिसअफेजिया। ठीक है, जो आपके किससे? लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होएगी किससे? लैंग्वेज से रिलेटेड होएगी बच्चे, लैंग्वेज से रिलेटेड होएगी, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होएगी, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्रीहेंशन में, यस कॉम्प्रीहेंशन, समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी आपको लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपका जो हैगा अफेजिया जो हैगा बच्चे, अफेजिया डिसेबिलिटीज़ जिस बच्चे को होती है तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, वहाँ पर बच्चे को लैंग्वेज में दिक्कत होती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। ठीक है, जो आपका अफेजिया हैगा डिसेबिलिटी, वो किससे रिलेटेड होती है बच्चे? वो होती है आपकी अफेजिया से। ठीक है, या डिसअफेजिया भी बोल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बोल सकते हो आप। ओके, लास्ट का जो हमारा हैगा ऑडिटरी प्रोसेस, जो आपका दे रखा प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला बच्चे, लास्ट वाला फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो आपसे कह रहा है कि डिफ़िकल्टी हियरिंग डिफरेंस बिटवीन साउंड, तो बच्चे इसमें क्या होता है, आपको साउंड सुनने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है, यानी कि आप साउंड तो सुनते हो पर उसमें डिफरेंस नहीं बता पाते हो कि भाई, जैसे कि आपको दो साउंड सुनाई गई, कोई एनिमल्स की होगी, कोई ह्यूमन की होगी, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं बता सकते। उसमें आपको पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी है ये साउंड, तो आप एक ही बता देते हो उसको। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट आप
पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो बच्चे आप वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोल देते हैं इसको हम, ओके। तो प्रॉब्लम विद रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज, हाँ जी, ये उससे भी रिलेटेड हो जाती है लास्ट वाली आपकी, ठीक है। लेकिन बिटवीन हियरिंग डिफरेंसेस पाए जाता है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाली पर, लेकिन जो आपके ऊपर वाली दे रखी है डिसलेक्सिया हो गई, कैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और डिसअफेजिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ओके। तो बच्चे इस ये हो गया हमारा। और आपने देखा होगा कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं बच्चे, कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं जैसे कि ADHD, अभी हमने ADHD देखा था। और कुछ एक होता है ऑटिज़म, ठीक है, एक होता है बच्चे ऑटिज़म होता है जो आपका ADHD होता है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो बच्चे इसमें बच्चे अटेंशन बहुत कम दे पाते हैं, एक तरह से कह सकते हो कि ध्यान बहुत कम दे पाते हैं बच्चे, ठीक है। अपने कंसंट्रेट बहुत कम देखने को मिलती है बच्चे में, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे में कंसंट्रेट पावर जो होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। एक काम को वो एक ध्यान से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ADHD वाले बच्चे ऐसे होते हैं। और ऑटिज़म, आपने ऑटिज़म डिसऑर्डर सुना होगा बच्चे। ऑटिज़म में क्या होता है, इसमें बच्चे शर्मीले होते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बार बार एक ही जैसा बिहेव करते हैं, बार बार एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, ज़्यादा शाइनेस होते हैं, ओके, शाइनेस ज़्यादा होते हैं, शर्मीले ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऑटिज़म वाले बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। मैं इनकी थोड़ी सी विशेषता बता रहा हूँ बच्चे, थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ इनके बारे में, ओके। तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए चलना, की पॉइंट्स बना लेना इसके, ठीक है, की पॉइंट्स बनाते हुए चलना ताकि बाद में इसका रिवीजन कर सको बच्चे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा उस पे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। तो बेरा नहीं, थोड़े से क्वेश्चंस हाई हो रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चंस बन जाए तो थोड़ा सा हमें आगे के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, ओके। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो हमें दे रखा होगा, यस, कॉजेज। तो कुछ कारण दे रखे हैं किसके कारण डिसेबिलिटीज़ होती है बच्चे। अगर हम कुछ कारण की बात करें तो कुछ हमें कारण दे रखे बच्चे, तो कुछ कारण हमें जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसके कारण बच्चे, तो एक आपकी जो हेरिडिटी होती है, ठीक है, हेरिडिटी में कुछ आपको देखने को मिल सकता है आनुवंशिक जिसके कारण, ठीक है। और आपने देखा होगा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बच्चे की मदर जो हैगी वो ड्रग का यूज़ करती है, ड्रग्स और अल्कोहल का, ठीक है, और कुछ अब्यूज ड्रिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है बच्चे। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी वहाँ पर ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और प्री मैच्योर की भी प्रॉब्लम वहाँ पर देखी जाती है बच्चे, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है बच्चे। तो ये भी कुछ कॉजेज़ बन जाते हैं आपके LD के, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बच्चे। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चे, तो इंसिडेंट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद भी बच्चे, आपने देखा होगा कोई एक्सीडेंट की वजह से बच्चे के ब्रेन पर चोट आई हो, ठीक है, तो उसका वो कारण भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी बन सकता है बच्चे, ठीक है। इंजरीज हुई हो, पुअर न्यूट्रिशन दिया हो बच्चे को, ठीक है, पालन पोषण या कुपोषण जिसको हम बोलते हो बच्चे का कैसा रहा हो, तो वो भी डिपेंड करता है बच्चे, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे, ये देखें ये, ठीक है। तो बच्चे ये कुछ कॉज बन जाते हैं, और इसके अलावा ये भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे जो आपका कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, ये भी हैगे, ये तो थे ही बच्चे जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखे थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, और ये भी है, तो मैंने दोनों ऐड कर दिए बच्चे। तो आपने देखा होगा प्रीनेटल, अच्छा मैंने जो प्रीनेटल थे बच्चे, मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में अच्छे से प्रीनेटल के बारे में बताया था। जो आपका प्रीनेटल होता है यानी कि बर्थ से पहले, यानी कि बच्चे का जन्म अभी नहीं हुआ है, बच्चा अभी गर्भ में ही है, पेट में ही है, तो वॉम में है, ठीक है। तो वहाँ प्रीनेटल की
स्टेज के बारे में भी मैंने बताया था। तो ये भी कुछ कॉज बन जाते हैं, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल जन्म से पूर्व, ठीक है, और पेरीनेटल जन्म के समय, और पोस्टनेटल आपका क्या बन जाता है, जन्म के आधार पर हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रीनेटल में आपका क्रोमोसोम, जेनेटिक्स, टॉक्सिन्स ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपके कुछ इनसे प्रॉब्लम जो होगी आपकी कोज का कारण बन जाते, ठीक है, एलडी का कॉज बन जाते वो। तो एक तरह से कारण शो हो जाता है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, पेरीनेटल में। तो बच्चे का कोई, आपने अभी देखा था नेक्स्ट वाली स्लाइड में जो प्रॉब्लम ड्यूरिंग, ठीक है, तो आपने देखा था ड्रग का यूज़ या अल्कोहल का, ठीक है। तो ये कुछ कॉज थे बच्चे, ओके। तो ये थे बच्चे हमारा ये पूरा एलईडी यानी सॉरी एलडी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चे, ठीक है। एलडी होगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में इतना ही था बच्चे, कंसेप्ट हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए चलेंगे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते चलेंगे ताकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके बच्चे। और अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस जो हैगे। तो बच्चे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हैगा वो हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टली मैच पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी बच्चे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं एवं उनके प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युगों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको मैच करना है, पेयर दे रखे बच्चे, इनमें से कौन सा एक सही ऑप्शन है। 3 बच्चे इनकरेक्ट है और एक आपको करेक्ट बताना है इनमें से। तो चेक करते हैं एक बारी। हियरिंग इम्पेयर लर्नर्स कौन से होते हैं, कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन। नहीं बच्चे, जो हियरिंग इम्पेयर लर्नर्स होते हैं वो तो सुनने में उनको प्रॉब्लम होएगी ना, विजुअल तो नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो हट ही जाएगा, यहाँ पर विजुअल लिखा हुआ है बच्चे। बी कह रहा है, बी ऑप्शन नंबर कह रहा है कि डिसलेक्सिक लर्नर्स या लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। हाँ जी, आप कह सकते हो जो डिसलेक्सिक यानी कि डिसलेक्सिया डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे जो होते हैं वो लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी वहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम सी चेक करें बच्चे, सी कह रहा है कि क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। नहीं, जो आपके क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं बच्चे वो तो एक तरह से गिफ्टेड चाइल्ड देखे जाते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन लाते हैं वो तो माइंड में। तो आपका सी तो हट ही जाएगा कि भाई वो स्लो लर्नर्स होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और डी कह रहा है अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स, जो आपसे बोला कि हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन। नहीं, जो आपके ADHD वाले बच्चे जो होते हैं वो उनमें तो डिस्ट्रैक्ट की ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ पर हाई मोटिवेशन तो वो रहते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा। आंसर जो बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज़ नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। ओके, जो आपसे पूछा जा रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। बच्चे आपसे नोट पूछा जा रहा है, नोट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देना है, ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। और बच्चे आपको याद रखना है, जब आपसे लिस्ट या नोट और एक्सेप्ट के बारे में पूछा जाए तो इसको आपने केयरफुल होकर अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है ताकि उसका आंसर आप गलत ना दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये तो अच्छी बात है। आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो ताकि उसको अच्छे से समझ सको, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। बी कह रहा है कि ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग। हाँ जी, ये भी अच्छी बात है कि भाई अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश कर रहे हो आप, यस। और सी कह रहा है कि इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर शेड्यूल, ये भी अच्छी बात है कि भाई उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव वर्ड है बच्चे। तो डी कह रहा है कि रिप्राइमेंडिंग दैम
ऑफन फॉर बीइंग रिस्टलेस। ओके, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना नहीं। आप बच्चे को ऐसा डांटोगे नहीं, ऐसा आरटी ने मना किया है पनिशमेंट के लिए भी, तो आप फटकार लगा रहे हो बच्चे को, नहीं ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में सही है। नोट के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना था बच्चे इसमें, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। बच्चे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज को बताता है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है बच्चे, आपने अभी हम उसका मीनिंग देखते आए हैं, किसने यूज़ किया था इस टर्म को ये भी अच्छे से देखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, फ्रिक्वेंट मूड स्विंग, नहीं ये तो भाई मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, ये तो कोई डिसऑर्डर हो गया। अब्यूज़ बिहेवियर तो ये तो कोई अलग है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है राइटिंग बी एज ए डी, यानी कि बी को डी पढ़ रहा है, वोज को शो पढ़ रहा है, 21 को 12 पढ़ रहा है, तो ये कैसी हुई बच्चे, ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। अभी मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और उसमें टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जब मैंने बताया आपको, तो उसमें हमारा फर्स्ट टाइप पहले ही आपका डिसलेक्सिया था, जो कि इसका राइट आंसर बन जाता ऑप्शन नंबर सी बच्चे। क्योंकि इस बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है, बच्चे को डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा बी को डी पढ़ेगा, वोज को शो पढ़ रहा है, और 21 को 12 पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है यहाँ पर, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चे निम्न बुद्धि उपलब्धि वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, या डी बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानने और समझते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें, अभी हम इसके कंसेप्ट को देखते आए, तो अभी हमने ना तो इसके रिटार्डिंग मेंटल की बात की, ना हमने आईक्यू को देखा, और ना ही इसमें हमने रिकॉग्नाइज कुछ ऐसे वर्ड्स को देखा। पर लेकिन बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वो बी को तो डी पढ़ रहा है, उसके जो अल्फ़ाबेट हैगे वो उसके माइंड में तैयार अच्छे से उसका कंसेप्ट तैयार नहीं है, जब भी तो वो बी को डी पढ़ रहा है और सो को वोज पढ़ रहा है, या वोज को सो पढ़ रहा है, और 21 को 12 पढ़ रहा है। तो बच्चे की कंसेप्ट वहाँ पर कुछ तैयार नहीं है, वहाँ पर कुछ एरर है बच्चे का। ठीक है, तो बच्चे को वहाँ पर भ्रम हो रहा है, कंफ्यूजन है बच्चे को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस सो डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज, इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ, कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो ये संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये किसका प्रदर्शित कर रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ हो रही है यहाँ पर रीडिंग में। देखिए बच्चे, कॉम्प्रीहेंडिंग में भी और लैंग्वेज में भी यहाँ पर बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका राइट आंसर बच्चे क्या बनेगा, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, या डिस्प्रेक्सिया है। बच्चे जो आपका डिसलेक्सिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को रीडिंग से प्रॉब्लम है और कॉम्प्रीहेंडिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को। ठीक है सॉरी बच्चा।
तो डिसलेक्सिया जो हैगा, डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा हमारा। जो डिसलेक्सिया होता है बच्चे वो रीडिंग और राइटिंग और आपका कॉम्प्रिहेंडिंग से संबंधित होता है, ठीक है। और जो आपका डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित होता है, ग्राफ जो बनता है, ठीक है। कैलकुलिया जो आपका डिसकैलकुलिया हैगा, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हम किस में करते हैं बच्चे, वो हम करते हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि गणित में। तो हमारा जो डिसकैलकुलिया हैगा वो मैथ से रिलेटेड हो जाएगा। बच्चे को मैथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जो आपका डिस्प्रेक्सिया हैगा वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो जिसको डिस्प्रैक्सिया या अफेजिया भी बोलते हैं, तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। ओके, तो हमने ये देख लिया, पर लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज की एक करेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एन IQ बिलो 15 होता है, और बी कह रहा है कि अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। ऐसा आप नहीं कहोगे। देखिए, ना तो हमने IQ की बात की, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, ना एग्रेसिव एक्ट्स बिहेवियर के बारे में बोला, और डूइंग द सेम मोटर एक्शन रिपीटली, यानी कि एक ही प्रकार की गद्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि डिफ़िकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंसी एंड रिवर्सिंग वर्ड्स। हाँ जी, तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो धारावाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलटे जाने पर कठिनाई होती है यहाँ पर बच्चे को, ठीक है। तो ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का पार्ट हो जाता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अ चाइल्ड्स नोटबुक शो एरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेजेस, मिरर इमेजिंग एटसेट्रा सच एज चाइल्ड शोइंग साइन ऑफ्स। ओके, एक बच्चे की कॉपी में, यानी कि एक बच्चे की नोटबुक में लिखने में विपरीत छवियाँ और दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती है। तो इस प्रकार का बच्चा किस लक्षण पर, कौन से लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि किस चीज़ का बच्चे को यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ है। तो बच्चा राइटिंग से संबंधित शो कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी होगी बच्चे, अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चे को क्या देखने को मिलेगा, लर्निंग डिसएडवांटेज है ये, नहीं, लर्निंग डिसएडवांटेज की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, लर्निंग डिसेबिलिटी है। यस, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है, एक बार सी चेक कर लेते हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं, लर्निंग प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है बच्चे को यहाँ पर, ठीक है। अधिगम में अशक्तता हैगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बेस्ट आंसर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर हैंड राइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ। विकृत लिखावट में संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया का है, डिस्प्रेक्सिया का है, डिसकैलकुलिया का है, डिसलेक्सिया का है। बच्चे हैंड राइटिंग की पूछ रहे हैं, यानी कि विकृत लिखावट में संबंधित लिखने की योग्यता में कमी है, तो किसका एक लक्षण होगा। तो लिखने से संबंधित है बच्चे, तो ये आपका डिस्ग्राफिया होगा। लिखने में संबंधित है तो आपका डिस्ग्राफिया होएगा। ग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे। ना तो ये आपका डिस्प्रेक्सिया है, ना तो डिसकैलकुलिया है, ना डिसलेक्सिया है। अगर हम ऑप्शन को बी और सी डी ये एक बारी डिस्कस करें तो रिकॉल भी हो जाएगा, एक बारी डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। जो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, जो आपका डिस्ग्राफिया राइटिंग से संबंधित था। अगर हम बी की बात करें, डिस्प्रेक्सिया, ये आपका अफेजिया यानी कि लैंग्वेज से संबंधित है, और डिसकैलकुलिया आपका कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और डिसलेक्सिया आपका रीडिंग राइटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बच्चे अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते और चलना, अच्छे से कंसेप्ट को तैयार करते और चलना, ठीक है।
और आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, तो एक बार अच्छे से देख लो बच्चे आप, ठीक है। तो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे आर वेरी एक्टिव बट हैव अ लो आईक्यू, नहीं बच्चे, आईक्यू की तो कोई बात ही नहीं होती वहाँ पर। आर वेरी वाइज एंड मेच्योर, बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, नहीं। कैन नॉट लर्न एनीथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा तो नहीं देखा हमने। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, हाँ जी, अपने जीवन में वे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है, अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं ऐसे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, डी एक बेस्ट आंसर है बच्चे। होपफुली बच्चे आपको अच्छे से पसंद आ रहा होगा, ठीक है, सेशन, और समझ में भी आ रहा होगा आपको। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, यानी कि भाषा अवबोधन में संबंध विकार है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अफेजिया है, बी कह रहा है एप्रेक्सिया है, सी कह रहा है डिसलेक्सिया है, या डी जो आपका दे रखा वक्र संवर्धित रोग है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे अफेजिया, जिसको हम अफेजिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, अफेजिया आपका सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, एक बच्चा हैगा जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यत डैश होता है। तो क्या होता है ये बताना है, डिस्ग्राफिया होता है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर वाले चिल्ड्रन को, या डिस्थीमिया होता है, डिसकैल्कुलिया होता है, या डिसलेक्सिया होता है। तो बच्चे ऐसे बच्चे को क्या होता है, देखिए, जो ऑर्थोपेडिकली यानी कि थोड़ा से शारीरिक रूप से देखा जाए तो ऐसे बच्चे को क्या होता है, डिसकैल्कुलिया प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बच्चा अपनी मोटर स्किल पर ज़्यादा फोकस या कंट्रोल या बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे को पेंसिल पेन पकड़ने में यहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपका डिस्ग्राफिया एक तरह से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिखने से संबंधित है बच्चे, और जो लिखा जाएगा तो वो हमारा मोटर स्किल में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा देयर आर 3 पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन इन अ क्लास ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड दे शुड बी, आपसे बताए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा में 3 बच्चे हैगे जो पोलियो से पीड़ित हैगे, ठीक है, तो खेल के कालांश में उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पीरियड टाइम चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, लंच टाइम हैगा खेलने का, तो वहाँ पर बच्चे को क्या करना चाहिए, तो ये बताना आपको कि भाई एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वह खेल का आनंद ले सके, ऐसा बोलोगे, ओके। एक बारी बी भी पढ़ते हैं कि भाई अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए से तो अच्छा ही लग रहा है। एक बार सी पढ़ लेते हैं, केवल आंतरिक खेलों में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ उनको एक ही वर्ग के लिए बोला जाए, ऐसा तो ऑप्शन सी नहीं रहेगा। अच्छा, डी कह रहा है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो बच्चे ऐसा जोर आप उस पर, यानी कि आप बच्चे पर बहुत ज़्यादा बल फोर्स कर रहे हो बच्चों पर, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ना तो ए और सी, डी है, ठीक है। ए सी डी को हम कंपैरिजन करें ऑप्शन नंबर बी से, तो बेस्ट आंसर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी निकल कर आता है, जो कि एक राइट आंसर बनता है, ठीक है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है कि अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में एक हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित, आप बच्चे को एनकरेज कीजिए, ठीक है। एनकरेज से बच्चा एक मोटिवेशन बच्चे में विकसित होएगा, डेवलप होएगा, ताकि बच्चा भी सोचे भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आप उसको
क्या वहाँ पर एनकरेज करना है बच्चे को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, यानी कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को एक विजुअल चैलेंज बच्चा हैगा, यानी कि दृष्टिबाधित हैगा बच्चा, वो हैगा क्या है, बच्चे को दिखता नहीं है, ठीक है, विजुअल डेफिशिएंसी हैगा। तो वहाँ पर बच्चे को क्या निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ऐसा ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। बी कह रहा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी कह रहा है कि कक्षा में सामान्य रूप व्यवहार किया जाना चाहिए और सुबह सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ओके, ये भी ऑप्शन सी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर बच्चे को सुना रहे हो, अगर बच्चे को दिख रहा नहीं है तो आप सुना रहे हो। ओके, डी कह रहा है कि गिव स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, ठीक है, पर लेकिन अगर हम देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी बन रहा है बच्चे, क्योंकि आप वहाँ पर बच्चे की एक तरह से हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो बच्चे को क्लासरूम में, एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। अगर बच्चे को दिख रहा नहीं है तो आप उसको सुनाकर भी तो बता सकते हो उसके बारे में। तो बच्चे के कान तो बहरे नहीं है ना, बच्चा बहरा तो नहीं है ना, सिर्फ अंधा ही तो, यानी कि ब्लाइंड ही तो है बच्चा। तो आप उसको सुना तो सकते हो ना, आप उसको टैक्टाइल यूज़ करा सकते हो, बच्चा देखकर यूज़ कर सकता है। अगर विजुअल चैलेंज बच्चा है, विजुअल इम्पेयर है, तो आप बच्चे को टैक्टाइल का यूज़ करा सकते हो। जो लुइस ब्रेल की लिपि हैगी वो उसका यूज़ करा सकते हो, जो आपकी 6 डॉट हैगे, ठीक है, लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, लुइस, ठीक है, लिपि का, तो उसका भी आप यूज़ करा सकते हो। पर लेकिन बेस्ट आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि आप बच्चे को सीडी ऑडियो जो सुना रहे हो वो बेस्ट काम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, यानी कि एक बच्चा हैगा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत देख सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बिना किसी प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए? नहीं बच्चे, आप उसके लिए कोई प्रबंध ही नहीं करोगे, स्पेशल प्रोविजंस नहीं दोगे, तो बच्चा तो उसको कोई एजुकेशन ही नहीं मिल पाएगी बच्चे को, फिर बच्चा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर पाएगा, है ना। तो बी कह रहा है कि शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन सिंस इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़, यानी कि उसे शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके काम नहीं आएगी। आप ऐसा बच्चे को नहीं कह सकते। आपने आरटीई एक्ट देखा होगा 2009 का, तो बच्चे का एक अधिकार हैगा, मानव अधिकार है कि आप बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे और किसी भी हाल में बच्चे को मना नहीं करोगे, चाहे बच्चा डिसेबिलिटीज़ चाइल्ड क्यों ना हो, ठीक है। तो बी भी हट जाएगा। सी कह रहा है नीड्स टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, नहीं, आपको सेपरेट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल, यस, आपको विशेष प्रावधान करते हो उसे नियमित विद्यालय में डालना है। अगर आप रेगुलर स्कूल में बच्चे के लिए स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करा रहे हो आप, तो बच्चे का एक तरह से मोटिवेशन बढ़ेगा और बच्चा अच्छे से वहाँ पर अपनी जो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से देख सकेगा और अच्छे से सीख सकेगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बच्चे के नीड्स को ध्यान में रखकर उसके लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अ टीचर आस्क हर क्लास टू कवर शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर विद cotton and use touch and feel notice boards and books, the needs of which category of special learners is she attempting to cater to? ओके, तो कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है। ओके, और छुओ तथा अनुभव करो और वाले सूचना पट्टों का
उपयोग करने को कहती है। ओके ओके। तो कोई एक ऐसा बच्चा हैगा, उसको एक एक्टिविटीज़ दी जा रही है उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कि भाई आपको ये बताना है कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो वो कैसा चाइल्ड हैगा आपको ये बताना है। कुछ स्पेशल लर्नर्स होते हैं, तो वो कैसे स्पेशल लर्नर है, उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप समझ तो गए होंगे, जैसे कि मैंने एक की पॉइंट यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया था, तो आपको पता लग गया होगा इसका आंसर। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को विजुअल इम्पेयर है, ठीक है। बच्चा दृष्टि बाधित हैगा, ठीक है। जब भी तो बच्चा छू कर टच कर कर पहचान रहा है चीज़ों को, क्योंकि आप बच्चे को टैक्टाइल यूज़ करा रहे हो, टैक्टाइल मटेरियल का यूज़ कर रहे हो वहाँ पर। तो विजुअल इम्पेयर लर्नर्स यहाँ पर बेस्ट आंसर हो जाएगा। ना तो बच्चे को हियरिंग इम्पेयर लर्नर्स है, बच्चा लर्निंग इम्पेयर नहीं है, ना सोशल डिसएडवांटेज है। तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे। ओके। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि सुनने में असमर्थ बच्चा है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हेयर इम्पेयरमेंट्स पर क्वेश्चन है बच्चे कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कभी अपने अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, रेगुलर स्कूल में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि स्वर्ण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाई सुनने वाले में ही डाल सकते हो। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। नहीं, आप यहाँ पर नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा दे दे। यस, अगर बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ बच्चे को रेगुलर स्कूल में मिल जाएगी, तो बच्चा जो हैगा वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। अपना जो बच्चे जो होते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए ठीक ठाक आंसर रहेगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, अ टीचर हैज़ हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड इन हर मिडल स्कूल क्लास, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हर टू। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा हैगा, उसके लिए यह महत्वपूर्ण हैगा। एक हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड हैगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहे कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे और उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर। बिल्कुल, आप अगर बच्चे को सुनने में कमी है, सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे की सीट को चेंज कर दीजिए। क्योंकि अगर बच्चा लास्ट वाले बेंच पर बैठा है तो आप उसको फर्स्ट वाले बेंच पर ला सकते हो, ताकि बच्चे को अच्छे से सुन भी जाए और बच्चा समझ भी जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आप उसकी सीट पोजीशन को चेंज करा सकते हो, ठीक है। तो बच्चे को आप अपने ब्लैक बोर्ड के सामने बिठा दीजिए, ताकि ब्लैक बोर्ड भी अच्छे से देख पाए और आपकी बातों को भी अच्छे से सुन पाए और बच्चा अच्छे से समझ भी पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज। श्रवण हास्य से ग्रस्त बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य समस्या का सामना करते हैं। हाँ जी, तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कि प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने की क्षमता, या खेल कूद में भागीदारिता निभाने में क्षमता, या दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। तो बच्चे को क्या है, हियरिंग लॉस हैगा, ठीक है। तो सब स्वर्ण हाथ से ग्रस्त बच्चा हैगा, तो खेल कूद में तो नहीं होएगी कि भाई दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में। हाँ जी, तो ऐसा आप कह सकते हो
तो बच्चे को द इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स। हाँ जी, बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो सुनने में प्रॉब्लम होगी, तो बच्चा दूसरों के साथ अपनी सूचनाओं को कैसे शेयर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि द इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, यानी कि गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। डिसकैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है बच्चे, या अफेजिया है, डिस्पैसिया। यस, तो लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल पर पूछा जा रहा है बच्चे, तो मोटर स्किल पर मैंने बताया था आपको, तो कौन सा रहेगा इसका बेस्ट आंसर। हाँ जी बच्चे, मोटर स्किल का बताना है। ओके, तो इसका मोटर स्किल पर कौन सा बनेगा बच्चे, डिस्प्रैक्सिया बनना चाहिए ना। हाँ जी, तो डिस्प्रैक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बच्चे। मोटर स्किल आपका किससे होता है, डिस्प्रैक्सिया से होता है। वफेजिया तो आपका वो होता है कौन सा, लैंग्वेज से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको प्रॉब्लम रिलेटेड भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम से रिलेटेड किससे, मोटर स्किल से प्रॉब्लम रिलेटेड होती है। ठीक है, तो मोटर स्किल से प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, मोटर स्किल्स का ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो हमारा 20 क्वेश्चन हैगा वो देखते हैं एक बारी, कि वह गतिक वाक विकार जो बोलने को प्रभावित करता है डैश कहलाता है, यानी कि अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स स्पीच इज कॉल्ड। तो वो कौन सा होता है जो मोटर स्पीच ऑर्डर होता है, मोटर स्पीच से रिलेटेड जो हैगा बच्चे, वो कौन सा होता है। ओके, तो वो कौन सा होता है बच्चे, हमारा अफेजिया होता है मोटर स्पीच से, है ना। एप्रेक्सिया तो नहीं होता है, अफेजिया देखा हमने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्रेक्सिया तो देखा ही नहीं हमने, तो अफेजिया इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मोटर स्पीच यानी कि लैंग्वेज से होएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ऑटिज्म पर। ऑटिज्म पर हैगा एक क्वेश्चन आपका, तो ऑटिज्म से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ऑटिज्म आपका कैसा होता है, साइनेस होते हैं बच्चे, इसमें एक ही जैसा बिहेव करते हैं बार बार। ठीक है, तो ऑटिज्म आपका क्या होता है, विजुअल इम्पेयर है, हाइपर एक्टिविटी है, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ है, या इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। तो बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इनेबिलिटी में रिलेट नहीं कर पाता है अदर के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बच्चे। ना तो ये विजुअल इम्पेयर है, ना हाइपर एक्टिविटी है, ना रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा रिड्यूसिंग द टाइम अलाउड टू कंप्लीट एज असाइनमेंट टू द मेक इट coincide with the time of attention and increasing this time in a phased manner will be best suited to deal with which of the following disorders। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्यों को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर है, डिसअफेजिया है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो बच्चे आपको एक वहाँ पर टास्क दिया गया है, आपको असाइनमेंट दिया गया है वहाँ पर क्लास में, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि ADHD आपसे मैंने बताया था, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो उन बच्चों में होता है जो बच्चे अटेंशन कम दे पाते हैं। ठीक है, ध्यान को कम लगा पाते हैं एक जगह पर वो अपने ध्यान को बहुत
कम लगा पाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनकी कंसंट्रेट पावर बहुत ही लो होती है। तो अगर हम कुछ समय के लिए उनको असाइनमेंट देंगे तो बेटर रहेगा बच्चे। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए उनको काम दे रहे हैं तो वो भूल सकते हैं और उनका परफॉर्म भी बेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करोगे। आपको बताना है कि एक अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे हैगे तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। तो आप वहाँ पर क्या देखोगे कि भाई बुद्धि परीक्षण करोगे, नहीं, आपको बुद्धि परीक्षण नहीं करना। उनकी शारीरिक बनावट देखकर या उसकी लिखने की नोटबुक देखकर, शारीरिक बनावट को देखकर कैसे करा सकते हो, तो उसकी लिखने की नोटबुक को देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो तारे ज़मीन पर मूवी थी, तो उसके टीचर उसकी नोटबुक को चेक करते थे, तो जब भी उसका पता लगा था ना ईशान अवस्थी का कि भाई उसको डिसलेक्सिया आएगा, ठीक है, तो उसको स्पेशल स्कूल में भेजा गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखकर बता सकते हो उसकी नोटबुक में कि भाई बच्चा कैसा लिख रहा है, किस उसको क्या डिसेबिलिटीज़ हैगी, ठीक है, तो उसके बारे में जान सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। 24 कह रहा है कि अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो अधिगम अक्षमता अशक्ता वाले बच्चे को ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अलग संस्थान में डाला जाए, ना कि मुख्य धारा के विद्यालय में। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अलग उसमें आपको एक ही उसमें रखना है बच्चे को, ठीक है। हैज़ अ राइट टू स्टडी इन द रेगुलर स्कूल वेयर द आर स्पेशल प्रोविज़न फॉर हिम, यानी कि नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहाँ उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो, या व्यावसायिक शिक्षा दी जाए उसे विज्ञान और कौशल लेखन कौशल पर, या उसकी त्रुटियों के लिए बुरा कठोर दंड दिया जाने की आवश्यकता नहीं। आप ना तो उस पर पनिश कर सकते हो, ना उस पर क्या टॉट साइंस, जो भी ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नहीं होएगा। पर लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि एक राइट है यहाँ पर, नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का एक राइट हैगा जहाँ उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त रहेगी। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कि केस स्टडी रहेगा, या बी कह रहा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, या सी बिहेवियर रेटिंग स्केल, या स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो आप केस स्टडी कर सकते हो, ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो आप करते हो, ठीक है, ना बिहेवियर रेटिंग स्केल दे रहे हो, बट आप स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, बच्चे का बिहेव देखकर वहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो व्यवहार परक अवलोकन इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैगा, when a child with a disability first come to a school the टीचर शुड, यानी कि जब एक विकलांग बच्चा पहली बार स्कूल के लिए आता है तो शिक्षक को चाहिए, तो क्या चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विकलांगता के अनुसार बच्चे को एक विशेष स्कूल में भेज दे, या ऑप्शन नंबर बी है उसे अन्य छात्रों से दूर रखे, या सी बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करे कि सहयोगी योजनाएं विकसित करे, और ऑप्शन नंबर डी एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। तो बच्चे इसका बेस्ट आंसर जो अगर हम देखें तो विकलांग बच्चों के अनुसार बच्चे को एक विशेष स्कूल में भेज दें, नहीं, उसे अन्य छात्रों से दूर रखे नहीं रख सकते, बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करके सहयोगी योजना विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बच्चे के पेरेंट्स से उनको कोलैबोरेटिव प्लान तैयार कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, सहयोगात्मक उनसे मदद ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बच्चे एक्सेप्ट हैगा, अंडरलाइन कर लेता हूँ आपके लिए, जो आपसे नॉट एक्सेप्ट या
आपसे लीस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चे, उसको अच्छे से केयरफुल होकर रीड करना ताकि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बच्चे अपने आप में। तो इसको अच्छे से इसका जवाब देना इस क्वेश्चंस का, क्योंकि ये एक्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए, शेष काल के समय दिमागी बुखार, ठीक है, ओके। बी कह रहा है टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, या प्री नेटल यूज़ ऑफ एल्कोहल, या मेंटल रिटार्डेशन। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का एक कारण हो सकता है बच्चे, हमने अभी कॉज देखे थे, इसके कारण देखे थे। तो क्या कारण बन सकता है, तो ये आपका बेस्ट कारण रहेगा प्री नेटल यूज़ ऑफ एल्कोहल, यानी कि जन्म से पूर्व अगर मदर ने एल्कोहल का या ड्रग का या वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पाई हो तो वहाँ पर बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम नियोग्यता का कारण हो सकता है, एक कारण बताना है। तो इनमें से कारण जो हैगा, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सांस्कृतिक विभिन्न, यानी कि कल्चरल वेरिएशन, या ऑप्शन नंबर बी प्रीनेटल ड्रग यूज़, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, या डी एपेथी सोन बाय पियर्स। यस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, बी इसका बेस्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा यानी कि प्रीनेटल ड्रग यूज़, ठीक है, प्रीनेटल के दौरान ड्रग का यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, बी इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर जनरली फाउंड, सीखने संबंधित निरोगता सामान्य है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषत जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, या बी औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, या सी लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में पाई जाती है, या ऑप्शन नंबर डी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो गाँव से रखता होगा रिलेशन या गांव क्षेत्र से, ठीक है, तो उनको ही देखने को मिलेंगे नहीं। तो अगर आप देखो तो उन बच्चों में पाई जाती है कि विशेष जिनके पैतृक अभिभावक, यस भाई, स्पेशल दोज चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स, यानी कि हेरिडिटी का कमाल है यहाँ पर बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन अ चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू। नहीं, आईक्यू की तो हमने बात ही नहीं करी, तो अदर ऑप्शन कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यस, तो डैश के अतिरिक्त बच्चे एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन हैगा, तो केयरफुल होके पढ़ना, ठीक है। तो डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संवेगात्मक विद, यानी कि डिस्टर्बेंस के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण, या बी बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, या सी कल्चर फैक्टर्स, या सी डी कह रहा है कि सेरिब्रल डिस्फेक्शन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो कल्चर फैक्टर्स थोड़ी होता है यहाँ पर, है ना, तो कल्चर फैक्टर के अकॉर्डिंग हम चले तो, क्योंकि हमें एक्सेप्ट पूछा गया था, तो बच्चे इमोशनल डिस्टर्बेंस देख सकते हैं, बिहेवियरल देख सकते हैं, सेरिब्रल हो सकता है, पर लेकिन कल्चर फैक्टर यहाँ पर नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो अधिगम अक्षमता पर बात हो रही है बच्चे। तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड कल्चर हैज़ नो रोल इन डिटरमिनिंग दैम, यानी कि वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं होती है, या बी कह रहा है कि सिनोनियम विद डिसलेक्सिया, यानी कि
पठन अक्षमता के पर्याय है, यह सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। ऐसे तो हम आईक्यू का तो बात ही नहीं करते, इसका ऑप्शन नंबर सी हट गया। नॉट इम्यूटेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड नेचर, नहीं ऐसी भी नहीं कह सकते। तो सिनोनियम्स ऑफ डिसलेक्सिया हम बोल सकते हैं, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात हो रही है तो पठन अक्षमता का पर्याय यहाँ पर बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। बच्चे अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे, ठीक है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है 32 चल रहा है, ठीक है। तो आज का जो मैंने क्वेश्चंस बढ़ाए थे, ठीक है, 35 क्वेश्चंस रखे बच्चे। 35 क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगे, तो इसको एक बारी और अच्छे से देख लेना, इस कंसेप्ट को अच्छे से तैयार रखना बच्चे, और एग्ज़ाम के दौरान आप इसको अच्छे से रिवीजन भी कर लेना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस पूछा जाए यहाँ से और बनेगा ही क्वेश्चंस बच्चे, तो आप उसको अच्छे से कर पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ओके, तो ऑप्शन यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या ऑटिज्म, या सेरिब्रल पॉल्सी, ठीक है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, तो पश्चात अभिघातक तनाव नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक डिसऑर्डर नहीं है बच्चे। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म पाया जाता है, सेरिब्रल पल्सी भी होता है, पर लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था एक्सेप्ट, ठीक है, तो एक्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर है। अधिगम निरयोग्यता डैश है, इज़ अ वेरिएबल स्टेट, या ऑप्शन नंबर बी नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, या सी कह रहा है डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट, या डी इज़ अ स्टेबल स्टेट। तो बच्चे कि आपसे बोला जा रहा है कि एक चर अवस्था है, बी कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करें, या सी समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, या एक स्थिर अवस्था है। तो बच्चे एक वेरिएबल मानी जाती है, ना तो ये एक फिक्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है अगर बच्चे का पता चल जाए कि भाई बच्चे को इस में डिसेबिलिटीज़ है, बच्चे को ये प्रॉब्लम हैगी, तो उसका बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ताकि बच्चा अच्छे से ठीक हो जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चा वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर पाएगा, ठीक है, जल्दी से ठीक हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक वेरिएबल स्टेट माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हैगा बच्चे, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन जनरली सो, यानी कि अधिगम निर्योग्य बच्चे सामान्य डैश प्रदर्शित करते हैं। अधिगम निर्योग्य बच्चे जो है वो सामान्य डैश प्रदर्शित करते हैं। कंसेप्चुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चे, या हैबिचुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो बच्चे ऐसे जो होते हैं वो परसेप्चुअल डिसऑर्डर माने जाते हैं, ठीक है। जो आपके परसेप्चुअल डिसऑर्डर होते हैं बच्चे ऐसे, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती है वो आपकी परसीव की जाती है माइंड में, ठीक है, यानी कि परसेप्चुअल डिसऑर्डर होते हैं बच्चे ये आपका, ठीक है, प्रत्यक्षणात्मक विकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर बताना है कि भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ बच्चे क्वेश्चन को। आपको बताना है कि इनमें से सक्षम बच्चे के निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो उसके व्यवहार को नियंत्रण करना, उसके ग्रेड में सुधार करना, या उसके कौशलों का संवर्धन करना, या उसकी पीड़ा को कम करना। हाँ जी बच्चे, तो आप उसकी इन्हेंसिंग स्किल को सुधार करिए, तो कि उसके
कौशलों को संवर्धन करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनना है बच्चे, अदर ऑप्शन के कंपैरिजन नहीं। ना तो आप कंट्रोलिंग बिहेवियर कर रहे हो, ना इम्प्रूव कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है, रिड्यूसिंग तो कराओगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे आज के बच्चे 35 क्वेश्चंस थे और प्लस में इसके कंसेप्ट को हमने देखा, ठीक है। तो बच्चे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया आज हमने, ओके। तो बच्चे आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और ठीक है बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल फिर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी एक न्यू टॉपिक के साथ बच्चे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत बच्चे।